हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वन डे वन कॉन्सेप्ट फॉर 72nd बीपीएससी सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जैसा कि हम इस सीरीज में पहले बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का गठन, दूसरा है समान नागरिक संहिता, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, और काम का अधिकार चौथा ऑप्शन है। और इसमें कूट दिया गया है कि केवल दो और चार, एक तथा दो, तथा एक और तीन, जिसमें इसका आंसर होगा दो और चार, यानी समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। उसके बाद आता है भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आयरलैंड। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों, यदि फंडामेंटल राइट्स हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता देते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमें सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा देते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिल जाए, मतदान का अधिकार मिल जाए, लेकिन भूख, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बनी रहे, तो क्या वह लोकतंत्र पूर्ण माना जाएगा? तो आपका उत्तर होगा नहीं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी कल्पना की। डीपीएसपी उसी सामाजिक और आर्थिक न्याय का आधार है। अब हम जानते हैं डीपीएसपी की संवैधानिक स्थिति के बारे में। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, इसे भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, जिसमें अनुच्छेद 36 बताता है राज्य की परिभाषा के बारे में, जिसमें यह बताया गया है कि यहाँ राज्य की वही परिभाषा है जो मौलिक अधिकारों में दी गई है, अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और सभी सरकारी संस्थाएं डीपीएसपी के पालन के लिए जिम्मेदार होगा। और हम वीडियो में हर जगह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए डीपीएसपी शब्द का प्रयोग करेंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर आता है अनुच्छेद 37, जो यह स्पष्ट करता है कि ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, अर्थात नागरिक अदालत में जाकर इन्हें लागू कराने की मांग नहीं कर सकते। लेकिन इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि ये शासन के लिए मूलभूत है। इसका अर्थ यह है कि सरकार को नीतियां बनाते समय इन सिद्धांतों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं डीपीएसपी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, जो ये बताता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसकी अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई थी और आयरलैंड ने इसका जो विचार था वो स्पेन से लिया था। तो एग्जाम में ये आता रहता है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना। और संविधान सभा में इस पर लंबी बहस हुई थी। कुछ सदस्यों का मत था कि इन्हें न्यायालय में लागू करने योग्य बनाया जाए, जबकि अन्य सदस्यों का मत था कि सरकार को हम नीति निर्माण में स्वतंत्रता देनी ही चाहिए। हमें मतलब हम सरकार को ये स्वतंत्रता दें कि वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपना नीति निर्माण करें। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये सिद्धांत सरकार को सामाजिक क्रांति की दिशा देंगे और भविष्य में भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाएंगे। अब बात करते हैं डीपीएसपी के उद्देश्यों की। डीपीएसपी का उद्देश्य था मुख्यतः भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, यानी वेलफेयर स्टेट। और कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है ऐसा राज्य जहां सरकार केवल कानून और व्यवस्था तक सीमित न रहे, बल्कि जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करे। अर्थात राज्य गरीबी कम करे, शिक्षा का प्रसार करे, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए और कमजोर वर्गों की रक्षा करे। और इन सिद्धांतों को लागू करना सरकार का नैतिक दायित्व है, लेकिन ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है। और अध्ययनकर्ताओं ने अपनी आसानी के लिए जो डीपीएसपी था, इसका 3 भागों में क्लासिफिकेशन कर दिया था: सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, यानी समाजवादी, गांधीवादी और उदार वैचारिक। तो लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि संविधान में ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया था। ये स्टडी करने के लिए, इजी बनाने के लिए इसको कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि एग्जाम में आता रहता है कि क्या संविधान के अनुसार डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा गया है, तो यह आंसर होगा नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं समाजवादी सिद्धांत के। समाजवादी सिद्धांतों का उद्देश्य आर्थिक असमानता समाप्त करना और सामाजिक न्याय स्थापित करना है।
जिसमें है अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा। अर्थात सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी जो समाज में असमानता को कम करें और अवसरों की समानता प्रदान करें। फिर आते हैं हम अगले आर्टिकल पे, जो कि है आर्टिकल 39। इसके अंतर्गत राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि पुरुष और महिला को समान वेतन मिले, धन और संसाधनों का वितरण समान हो तथा बाल श्रम समाप्त किया जाए और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा हो। तो आपको ध्यान रखना है समान वेतन, ये आर्टिकल 39 में बात किया गया है। फिर आता है आर्टिकल 39A। इसके अनुसार राज्य गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा ताकि न्याय सभी के लिए सुलभ हो सके। मतलब वैसे लोग जो अपनी कानूनी ज़रूरतों के लिए वकील नहीं कर सकते, मतलब उनके पास पैसे नहीं है, तो उसको सरकार फ्री में कानूनी सहायता प्रदान करेगा, उसे वकील देगा। फिर आता है अनुच्छेद 41। इसके अंतर्गत राज्य नागरिकों को काम, शिक्षा और आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगा। फिर बढ़ते हैं हम आर्टिकल 42 की तरफ, जो कि राज्य को निर्देश देता है कि वह मानवोचित कार्य दशाएं और मातृत्व राहत सुनिश्चित करें। फिर अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि श्रमिकों को ऐसा वेतन मिले जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। वही अनुच्छेद 43A है, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को उद्योग के प्रबंधन में भी भागीदारी मिले। और आर्टिकल 47 राज्य को निर्देश देता है कि वो पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करें तथा नशाबंदी को प्रोत्साहित करें। फिर हम बढ़ते हैं गांधीवादी सिद्धांत की तरफ। गांधीवादी सिद्धांत जो थे वो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता के विचारों पर आधारित थे। अब इससे संबंधित आर्टिकल का डिस्कशन करते हैं। तो आर्टिकल 40 जो कि यह राज्यों को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करें और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दें। वही आर्टिकल 43 जो है वो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता है, जबकि आर्टिकल 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करें। तो आपको एक एक आर्टिकल को बहुत ही ध्यान से देखना है। फिर आता है आर्टिकल 48 जो कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकी से विकसित करने तथा गौ संरक्षण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 48 गौ संरक्षण को बढ़ावा देने का बात करता है। फिर आता है हमारा अगला क्लासिफिकेशन जो कि है उदार वैचारिक सिद्धांत, यानी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अब इससे संबंधित आर्टिकलों को हम जानते हैं, क्योंकि ये जो भी उदार वैचारिक सिद्धांत है वो आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। अनुच्छेद 44 राज्य को पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। तो यूसीसी का जो अभी चर्चा चल रहा था, जो उत्तराखंड लागू करने वाला पहला स्टेट था, उसका बात आर्टिकल 44 में किया गया और ये उदार वैचारिक यानी लिबरल इंटेलेक्चुअल सिद्धांत का पार्ट है। अब आता है अनुच्छेद 45 जो कि प्रारंभ में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करता है, जिसे बाद में यानी 86वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार बना दिया गया था। मतलब पहले तो ये डीपीएसपी था आर्टिकल 45, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना दिया गया था। अनुच्छेद 48A जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये राज्य को पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। अब आता है अनुच्छेद 49 जो कि राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करने का निर्देश देता है। फिर हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 50 की, जो कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का निर्देश देता है ताकि निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित हो सके। तो ध्यान रखना, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण का बात आर्टिकल 50 करता है। वही आर्टिकल जो 51 है वो राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। तो आपको ध्यान रखना है आईआर से संबंधित आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 51 है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय को समझते हैं। सबसे पहला निर्णय है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस। इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। इस निर्णय में डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों की महत्ता को स्वीकार किया गया। और दूसरा केस था मिनर्वा मिल केस
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच संतुलन आवश्यक है और किसी एक को पूर्ण प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। अब बात करते हैं डीपीएसपी का महत्व क्या है। इसमें गरीबी हटाने की नीतियों पर चर्चा की गई है, इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया तथा पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, यानी ग्राम स्वराज की, और समान वेतन कानून को भी लागू किया गया तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की भी चर्चा की गई इसमें। तो ध्यान रखना, उदाहरण के लिए मनरेगा का था, अनुच्छेद 41 से प्रेरित था, और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट वो था, इससे अनुच्छेद 39A से प्रेरित। तो आपको क्विक रिवीजन करना हो तो डीपीएसपी पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51, आयरलैंड से प्रेरित नॉन जस्टिसिएबल वेलफेयर स्टेट की स्थापना, और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 39A, 43A और 48A जोड़ा गया है तथा 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा का अधिकार को आर्टिकल 21A में जोड़ के मौलिक अधिकार बना दिया गया। दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान की आत्मा है और ये हमें सिखाते हैं कि केवल स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है बल्कि समान अवसर, सामाजिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा भी आवश्यक है। जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति सशक्त नहीं होगा तब तक लोकतंत्र पूर्ण नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज आपको डीपीएसपी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। और साथ साथ अगर आपको हमारे क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जुड़ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कुछ कमी लग रही हो या कुछ जानना हो तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।